नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो केवल आपके हित की बात करता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आज की पहली स्टोरी है किसान आंदोलन। इसे हमने नाम दिया है एमएसपी कानून का छोटा पैकेट। सरकार ने किसानों को एक खास ऑफर दिया है जिसका ट्रेलर अभी मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी पिक्चर एक दिन बाद सामने आएगी। ध्यान से देखना, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के पास दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की है। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा के बारे में आपने सुना होगा, आज अखबारों में उसके बारे में पढ़ा भी होगा। आपके घर से या हो सकता है कोई जान पहचान से बेटा बेटी परीक्षा में शामिल होने भी गया होगा। उस एग्जाम में जांच बिठा दी गई है। क्या जांच होगी आपको बताऊंगा, लेकिन परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियों को देखकर बड़ा दुख हुआ। नेता चुनाव में वोट लेने के लिए पूरी व्यवस्था करवा लेते हैं, वोटर को दामाद की तरह मानकर सेवा करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे नौकरी के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो जगह जगह धक्के क्यों खाते हैं? यूपी विकास के लिए करोड़ों अरबों रुपए का निवेश ला सकता है, तो क्या परीक्षा में एक प्रवेश के लिए एक भरोसे वाला सिस्टम नहीं बना सकता? पब्लिक इंटरेस्ट में तीसरी स्टोरी है भारतीय पासपोर्ट। दो खबरें हैं आज, एक अच्छी, दूसरी थोड़ी खराब। 194 देशों की लिस्ट में भारत 50वें नंबर पर आ गया है, लेकिन दुनिया में ऐसे देशों की संख्या बढ़ गई है जो भारत के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देने में सुविधा देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में चौथी खबर सावधान करने वाली है। पटियाल को पता चला है कि हमारे आपके फेफड़े परेशानी में हैं। कोरोना के बाद फेफड़े पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब आपने इनकी बहुत चिंता करनी है। यह खबर आप देखना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना, आपको आशीर्वाद मिलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में पांचवी खबर देश की महिलाओं को बहुत ध्यान से देखनी है, सुननी है। अगर रिश्तेदार और पति ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बातें सुनाते हैं तो आज के बाद यह नहीं होगा, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि इंटरनेट पर मर्द औरतों से ज्यादा शॉपिंग करते हैं। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में अपने विचार धड़ाधड़ बिन संकोच पोस्ट करते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको पंजाब हरियाणा बॉर्डर लेकर चलना है। वहां 7 दिन से किसान आंदोलन जारी है, लेकिन दिल्ली अब भी दूर है। किसान आंदोलन का समाधान है क्या? मैं आपको डे 1 से यह खबर दिखा रहा हूं और यह बता भी रहा हूं, 23 फसलों पर सरकार एमएसपी कानून की गारंटी नहीं दे सकती। समाधान बीच के रास्ते ही निकलेगा। चौथे राउंड की मीटिंग में भी वही हुआ। कल रात 12 बजे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किसानों ने जो एमएसपी को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बातचीत की, जो रिहर्सल की, सरकार ने एमएसपी कानून का उनको एक मिनी मॉडल दे दिया है। वो क्या मिनी मॉडल है? सरकार ने कहा है कि यह मिनी मॉडल है, इसे सोचकर बताओ, 2 दिन बाद आओ, तब दिल्ली जाओगे या वापस अपने पिंड, यह तय हो जाएगा। आप कहेंगे पटियाल ये क्या पहेलियां बुझा रहा है, साफ साफ क्यों नहीं कहते? हुआ दरअसल यह है कि सरकार ने किसानों से कहा है कि वो उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, कपास और मक्का पर एमएसपी का लिखित करार कर ले। इन 5 फसलों में किसान जो उगाएंगे उसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे खरीद लेगी। इसके बाद सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 14 किसान नेताओं को जो वहां मीटिंग में मौजूद थे, आप इस पर अपना मन बना ले, और वो किसान नेता प्रदर्शनकारियों के पास 2 दिन का वक्त लेकर लौट गए हैं। अब क्या करेंगे? एमएसपी पर कानून चाहिए या एमएसपी कानून के कॉन्ट्रैक्ट वाले छोटे सरकारी पैकेट से ही काम चल जाएगा? जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है। दालें, मक्का
और कपास केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे कि जो प्रपोजल वो आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है, क्या गलत है। चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। किसी कारणवश ऐसा ना हो सका फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। MSP पर सरकार के मिनी पैकेट के मायने वही हैं जो पटियाल आपको लगातार समझाता आया है। मतलब साफ, सरकार 23 फसलों पर MSP कानून के लिए तैयार नहीं है। वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह अधिकतम कमाई की तरह लाना चाहती है, उस तरफ ले जाना चाहती है। कृषि में ऐसे विकास चाहती है जिससे किसानों को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। लेकिन सरकार ने 5 फसल पर MSP के करार का जो ऑफर किसानों को दिया, उन पर तो पहले से ही MSP मिलती है। तो सरकार ने किस बात की गारंटी दी? सरकार के छोटे पैकेट पर कई सवाल उठ भी रहे हैं, जैसे इस ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? यह सरकार की चाल या फिर किसानों को आंदोलन से निकलने का सेफ पैसेज है? अगर सरकार का यह छोटा पैकेट किसानों को रास नहीं आता है तो क्या दिल्ली एक और महासंग्राम का गवाह बनेगी? 3 दालें यानी और उनको मिलाकर कपास और मक्के की फसल पर सरकार के इस ऑफर का मतलब आपको एक तरतीब तरीके से समझाता। उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये दालें जो हैं जरूरत से कम होती हैं। दाल, कॉटन और मक्का भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, मंगवाता है। 2022-23 में भारत ने 3 तरह की दाल, मक्का और कपास को मिलाकर 20,244 करोड़ रुपए का आयात किया। MSP पर कानून के छोटे ऑफर में जो 5 चीजें हैं, उनके ऊपर 2022-23 में सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए MSP पर खर्च किए। अब आपको सरकारी MSP के कुछ और आंकड़े भी बताता हूं। 2022-23 में चावल पर 1,74,369 करोड़ रुपए की MSP दी गई। इससे 1,25,00,000 किसानों को फायदा हुआ। इसी तरह गेहूं पर 37,886 करोड़ रुपए की MSP दी गई। 18 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। लेकिन अगर इसकी तुलना किसानों को दिए गए ऑफर की 5 फसलों से करें तो 3 तरह की दाल, मक्का, कपास को मिलाकर सिर्फ 16,129 करोड़ रुपए की MSP दी गई और केवल 12 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ। यानी मुनाफे और उत्पादन में कमी है। अगर किसान सरकार का ऑफर मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देश के 3 फायदे होंगे। पहला, भारत दाल, कपास और मक्के में आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरा, आयात में खर्च होने वाले धन की बचत हो जाएगी। गेहूं और चावल की जगह दूसरी फसलें होंगी तो जमीन और उसके पानी का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी रोक लग सकती है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं हर मामले का एक्सपर्ट नहीं हूं। अच्छी और सच्ची जानकारी आपको देना मेरा फर्ज है। इसीलिए सरकार के MSP कानून पर कॉन्ट्रैक्ट वाले छोटे पैकेट से किसानों की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस पर हमने जानकारों की राय भी ली और वो राय आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार का तो ये कहना है कि ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ बॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन लगता ये है कि जो किसानों ने मांगा था, जो किसान जिस एस्पेक्ट के लिए मैदान में आए हैं, वो जो है वो शायद सरकार ने उसको डाइवर्ट कर दिया बड़ा केयरफुली।
एंड जस्ट टू ऑफर क्या कहते हैं एमएसपी लीगल मैकेनिज्म फॉर ए हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स और बेसिकली एमिंग एट द पंजाब लैंडस्केप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स का वो कहीं डीरेल करने की कोशिश है। पटियाल तथ्य और सत्य पर भरोसा करता है, झूठ से मुझे नफरत है। एक्सपर्ट जिस नजरिए से सरकार के नए दाव को देख रहे हैं उसकी पड़ताल भी मैंने की। ऑफर में किसको ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान, यह भी आपको बताना है, क्योंकि सरकार का काम नफा नुकसान देखकर ही सब कुछ करना है। देखना यह भी चाहिए अब यह जनता है कि जिन 5 फसलों पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी दे रही है उनके बारे में भी जानना चाहती है। उससे किसानों को क्या मिलेगा, खासकर पंजाब के किसानों को जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दलहन फसलों पर एमएसपी की गारंटी देकर सरकार पंजाब के किसानों को धान से हटाकर दलहनी फसलों के उत्पादन की ओर प्रेरित करना चाहती है। यह मकसद है बड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पहले पंजाब में धान की फसल के चलते वाटर लेवल पहले ही गिरता जा रहा है। दूसरा, केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है। पंजाब में कैंसर के महामारी का रूप ले लिया है। पंजाब शायद भारत का अकेला राज्य है जहां मालवा से जोधपुर के लिए एक ट्रेन चलती है जिसमें ज्यादातर सवारियां कैंसर के मरीज होते हैं। धान की पैदावार घटेगी तो पराली का धुआं भी कम होगा। यहां कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 5 फसलों का कॉन्ट्रैक्ट किसानों के लिए सरकार का सेफ पैसेज है। अब सेफ पैसेज का मतलब आप सोच रहे हो क्या, मैं बताता हूं। मतलब आंदोलन खत्म कर घर वापस जाओ, वहां लोगों को बताओ कि हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, सरकार से कुछ अच्छा ही लेकर आए हैं। लेकिन अगर किसान नहीं माने तो क्या नए कॉन्ट्रैक्ट पर घमासान की आशंका है? इसकी वजह यह भी मैं बताता हूं। जिन 5 फसलों पर सरकार 5 साल तक फुल एमएसपी की गारंटी दे रही है उनकी पैदावार में पंजाब कहीं नहीं टिकता। मतलब ये 5 फसलें पंजाब हरियाणा में काम भर के लिए ही उगाई जाती हैं। देश भर में अरहर दाल की सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में होती है। तीनों राज्यों में इसका 65% उत्पादन होता है। मसूर उगाने में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। 82% पैदावार इन 3 राज्यों में होती है। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक पर देश निर्भर करता है क्योंकि यहां पर 67% उत्पादन होता है कपास का। देश की जरूरत का 41% मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उगाते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई उसका पूरा गणित किसान नेता भी लगाकर बैठे हैं। एमएसपी के नए फार्मूले से सरकार आंदोलन के अंत का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन किसानों के तेवर अभी से तल्ख लग रहे हैं। महासंग्राम के सिग्नल किसानी खेमे से भी मिलने लगे हैं। व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। एमएसपी पे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे देश के किसानों को करना पड़ेगा। आंदोलन एक जगह नहीं होता। जिन लोगों ने दिल्ली की कॉल की है वो उनकी कॉल है, हम किसानों के साथ में हैं। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। कौन मानेगा, कैसे मानेगा और आंदोलन कब तक चलेगा, सस्पेंस बाकी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, दिल्ली अब भी दूर है। मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आप फिर कहेंगे पटियाल कहना क्या चाहता है। सवाल एमएसपी की गारंटी के साथ साथ आपकी जेब का भी है। क्या एमएसपी की गारंटी ही किसानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है? क्या एमएसपी बढ़ा देना किसानों की हर समस्या का समाधान करना है,
या फिर ये उसके हालात की मरहम पट्टी भर है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो जानिए। हमारी खेती की सर्जरी की दरकार है। कुछ आंकड़े अब आपसे शेयर करने जा रहे हैं हम, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आसानी से ये समझ आ जाएगा कि अब किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा क्यों है। साल 2011-12 में किसान धान पर 59% मुनाफा कमाते थे। 2021-22 में यह घटकर 42% रह गया। 10 साल में मुनाफा घटा, सीधा कितने परसेंट घटा आपने खुद देख लिया। किसानों का मुनाफा 95%, 17% घट गया, 95% आ गया। 2021-22 में यह घटकर रह गया 30%। 10 साल में मुनाफे में 65% की कमी आई। इसी तरह सोयाबीन का हाल भी आपको दिखा देते हैं। 2011-12 में किसानों को 76% मुनाफा हो रहा था, जो 2021-22 में घटकर 29% हो गया, यानी 47% मुनाफा घटा, वो भी 10 साल में। अरहर पर 2011-12 में मुनाफा कितना था? मुनाफा था 98%। 2021-22 में घटकर कितना रह गया? 57%। 10 साल में 41% की गिरावट आई। 41% कोई कम नहीं होता। लाभ घटने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि भारत में अनाज की कीमतें कम हैं। एमएसपी हो या खुला बाजार, दोनों जगह भारत में फसलों की कीमतें वैश्विक कीमतों के आसपास हैं। 2018 से 20 तक का आइडिया लगाते हैं हम। 2018 से 20 के बीच में कई भारतीय फसलों की कीमतें वैश्विक औसत से ज्यादा रही। इससे निर्यात के अच्छे मौके भी नहीं बन पाए, मतलब किसानों को उससे भी फायदा नहीं मिला। तो फिर क्या एमएसपी से ज्यादा खेती की सेहत को सुधारना जरूरी है, ताकि किसान को किसी के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत ही ना आए? 5वां राउंड जब बैठेगा तो मुझे लगता है बातचीत से हल निकल आएगा, और वो इसलिए निकल आएगा क्योंकि कॉटन पे, पल्सेस पे, इस पे जो है, और शुगर पे कॉमर्स मिनिस्टर ने बड़ा खुल के कहा है कि आप भाई जितना उत्पादन कर सकते हो, हम 100% बाई करने का अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं। तो इसमें जो लीगालिटी का इशू है वो शामिल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा लेकिन सरकार पे बाइंडिंग होगा। तो इसलिए किसानों को, ये ग्रुप्स को लगेगा कि भाई जो मिल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लागू हो जाए, वो भी ना मिले तो उससे पहले इसको ले लो। लेकिन अगर कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें ज़्यादा हुए और किसानों का खुद का दबाव बढ़ गया, तो जो पॉजिटिविटी है भी उस पर एक कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हो सकते हैं। ये रिस्क एक बनी हुई है। किसान को कम मिलता है और उपभोक्ता को ज़्यादा देना पड़ता है, चाहे वो रा फसलें हो या प्रोसेसिंग में हो। तो इनके उपभोक्ता और उसके बीच की दूरी कम करने के लिए दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जो ट्रेडिंग में मार्केटिंग के खर्चे काट के बाकी पैसा है, यानी कि किसान को वो एक शेयरिंग बेसिस पे जो टोटल एमआरपी है, जो फाइनल जो उससे ग्रॉस रिटर्न आती है, उसमें किसानों की शेयरिंग कर दे कि भाई जो इतना एमआरपी रहेगा एमआरपी में शेयरिंग हो जाए। उससे भी इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। किसान आंदोलन पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी मैं जिक्र कर रहा था छोटे पैकेट का, उसकी सारी छोटी बड़ी बारीकियां आपको समझा रहा था। तो वो छोटा पैकेट जो सरकार ने कल रात किसानों को दिया था, 5 फसलों पर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदारी का करार करने की बात गई थी, उस प्रस्ताव को किसान नेताओं ने नामंजूर कर दिया है। क्योंकि कल 2 दिन का भरोसा देकर आए थे कि 2 दिन प्रदर्शनकारी और अपने साथी संगठनों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद कोई आपको हल जो होगा या उसके बाद हाँ या ना दी जाएगी। लेकिन अभी 1 दिन ही गुजरा है और ये साफ कर दिया है किसान नेताओं ने कि सरकार से वो बड़ी राहत चाहते हैं। ये कतई नहीं होगा कि जिस तरह से 5 फसलों को जो है, जिनमें 3 दालें, कपास और मक्का को लेकर एक छोटे पैकेट के तहत राहत देने की कोशिश हो रही थी, वो उन्हें मंजूर नहीं है। यानी 23 फसलों पर वो चाहते हैं एमएसपी तय करे सरकार, और केंद्र सरकार जब तक ऐसा नहीं करती तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। उम्मीद जगी थी कल रात, लेकिन आज रात होते होते इस उम्मीद के एक बार फिर बैठ जाने की पूरी प्रबल संभावना हो गई है। अब सरकार क्या करेगी? क्या केंद्र के मंत्री अब कोई नया प्रस्ताव लेकर जाएंगे? क्या आंदोलन लंबा खींचेगा? क्या दिल्ली की तरफ किसानों का कूच हो पाएगा? ये अब वो सब सवाल हैं जो इस प्रस्ताव के नामंजूर होने के बाद आपके हमारे सबके मन में आ रहे हैं, और इसीलिए हम आपको छोटे पैकेट के तमाम बड़े रहस्य समझा रहे थे।
सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। देखिए, एक बड़ी चीज ये भी समझ में आ रही है कि 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, उनकी गारंटी चाहते हैं किसान। तो क्या अब ऐसा होगा कि वो फसलें, जो 23 फसलें जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो अपने मेमोरेंडम में दे रहे हैं बार बार किसान, क्या उनको सरकार खरीदने के लिए बाध्य होगी? क्योंकि अब मसला ये फंस गया है कि 5 फसलें नहीं, 23 पर ही चाहिए, और उसकी गारंटी सरकार से हर हाल में चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सरकार को ये उम्मीद थी कि शायद ये 5 फसलों के करार के बाद किसानों के साथ उनका मसला सुलझ जाएगा। पंजाब के किसान और देश के बाकी हिस्सों से जो किसान संगठन उनका साथ देने की, उनके साथ आने की बात कर रहे थे, उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन आम चुनाव से पहले ये समस्या फिलहाल आज के दिन खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि किसानों ने सरकार की प्रपोजल को 5 फसलों वाले छोटे पैकेट की जो खरीद की गारंटी दी गई थी, उसको खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल बोल रहे थे और सरबन सिंह पंधेर उनके साथी हैं, दोनों ने एक ही बात को दोहराया कि 23 फसलें उन पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। और ये 2 साल पुरानी मांग है। जब दिल्ली में किसान आंदोलन का पहला पार्ट खत्म हुआ था, यानी उसको कहा गया था आंदोलन स्थगित किया जा रहा है, कृषि कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी की लड़ाई आगे जारी रहेगी। एक कमेटी बनी थी, कमेटी की अब तक जो है वो 37 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट कोई पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच करने का फिर प्लान बनाया था, और ये आज जो आंदोलन चल रहा है, ये उसी 13 फरवरी को शुरू हुआ था, जो हरियाणा में अंबाला और पंजाब में पटियाला के बीच में शंभू बॉर्डर के बीच बैठा हुआ। असीम बसी मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से सीधे। असीम, क्या खबर है, क्या कह रहे हैं किसान अब? देखिए, पहले एसकेएम ने रिजेक्ट किया था, लेकिन अब जो किसान जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है केंद्र सरकार का ऑफर। उन्होंने बोला है कि बाकी फसलों को एमएसपी के बाहर क्यों रखा जा रहा है, 23 फसलों पर एमएसपी मिलना चाहिए। इसके अलावा कर्जा माफी पर क्या बात हुई है, उस पर सरकार बताए। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑफर 3 यूनियन मिनिस्टर जो किसानों को देके गए थे, उसको आउटराइटली जो पंधेर और डल्लेवाल की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शंभू पे डटी हुई हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सो एक डेडलॉक जो केंद्र सरकार और फार्मर्स के बीच था, वो मेंटेन्ड है, आइस ब्रेक नहीं हुई है। और जो मुझे लगता है जो 4 बार की वार्ता हुई है, दोबारा ऑन द मैच है, और इसमें कोई भी वे अहेड अभी तक नजर नहीं आ रहा है। असीम, एक कंफ्यूजन है। पहले सभी खाद्यान्नों को खरीदने की गारंटी की बात चल रही थी किसान संगठनों की तरफ से कि जितने भी खाद्यान्न है सबको खरीदे और सरकार इसकी एमएसपी की गारंटी दे। अब 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग है, ये क्या कंफ्यूजन है? आई थिंक कुछ वर्कआउट किया होगा, पर इसमें वर्कआउट किया होगा। सरकार ने बोला था 2-3 तरह की दालें हैं, इसके अलावा कॉटन है, मेज है, जिन पे एमएसपी हम दे सकते हैं। लेकिन अब 23 जो क्रॉप्स है, अभी लिस्ट तो नहीं दी है किसानों ने, लेकिन जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया है। पहले क्योंकि एमएसपी को लॉ बनाने की बात कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि 23 फसलों पर एमएसपी इंश्योर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लस जो फार्म डेट वेवर है अक्रॉस इंडिया सभी फार्मर्स पे, जो आई थिंक 13.5 लाख करोड़ है, उसके ऊपर भी बात करे सरकार। तो क्या सीम हम ये मान लें कि किसान एक कदम पीछे हटे हैं जो 23 फसलों की बात कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको मौके पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसान एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन किसानों ने जो सरकार की ऑफर थी, सरकार जो एक कदम आगे आई थी, उससे एक कदम पीछे हट गई है कि हम सरकार की जो ऑफर है उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन 23 फसलों की बात को लेकर जो सभी फसलों की बात हो रही थी, डेफिनेटली किसान भी फ्लेक्सिबल है, लेकिन सरकार जो ऑफर लेके आई थी उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या अब ये आंदोलन और स्ट्रेंथन होगा कल, या क्या मान ले? अभी क्या उन्होंने कहा है, या इस तरह से यहाँ बैठे रहेंगे? दिल्ली कूच को लेकर कोई बात हुई हो आपकी? सर, वो आपको पता है, क्योंकि परसों तक 21 तारीख तक उन्होंने डेफर किया था। 21 तारीख तक हम टाइम देते हैं। 21 तारीख सुबह 11 बजे तक टाइम है सरकार के पास कि जो भी डिमांड्स हैं किसानों की मान लिया जाए। लेकिन स्ट्रेंथ मिल रही है, चडूनी भी साथ आए हैं, आपने देखा उग्राहा ने भी टोल प्लाजा बंद किए हैं। सो बीजेपी के एमपीज एमएलए के जो घर हैं उनको भी घेराव करेगी है एसकेएम।
सो आई थिंक स्ट्रेंथन तो हो रहा है, लेकिन आउटराइटली मुझे लगता है कि परसों तक अभी डेफर्ड है दिल्ली का मार्च जो है, लेकिन कल अभी मुझे लगता नहीं कि मूव करेंगे, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, आप वहां पर हर हालात पर नजर बना के रखिए और जो भी किसान नेताओं का, चाहे सरकार की तरफ हो चाहे किसान नेताओं या संगठनों की तरफ से हो, वो सारे अपडेट हमें देते रहिएगा। मैं एक बार फिर थोड़ा क्लियर कर देता हूं, हमें कंफ्यूजन क्या लग रहा है? कंफ्यूजन ये लग रहा है कि पहले सभी खाद्यान्नों पर कह रहे थे कि खरीदारी की एमएसपी की गारंटी दे सरकार, ये किसान संगठनों का कहना था। लेकिन अभी जो बात निकल कर आई है, ये कहा जा रहा है कि 23 फसलों पर जिन पर पहले से एमएसपी जो है वो लागू है, दी जा रही है, उसको कानूनी गारंटी बनाया जाए। ये एक कंफ्यूजन जरूर हुआ है, इसको हम आपको क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि इसको क्लियर करना हमारा फर्ज है, हमारा काम है और पटियाल डंके की चोट पर सारी खबर आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताता है। हम इसे भी क्लियर कर देंगे, लेकिन ताजा खबर क्या है? ताजा खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने जो प्रपोजल दिया था 5 फसलों के ऊपर किसानों को कि हम इसकी खरीदारी की गारंटी आपको देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका बकायदा, उसे नामंजूर कर दिया। इसलिए किसान अब 21 तारीख को क्या करते हैं, उनका अगला रुख क्या होता है, इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वैसे किसानों ने कहा यह और कहा अभी तक यही जा रहा है कि 21 तारीख को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2 दिन के लिए इसे डेफर किया गया था, होल्ड किया गया था, क्योंकि जो बातचीत सरकार के मंत्रियों के बीच और किसान संगठनों के बीच हुई थी, उसे उन्होंने अपने प्रदर्शनकारी भाइयों के बीच बाकी संगठनों से साझा करने की बात की थी। तो जैसे 21 तारीख आएगा, बाकी की खबरें भी हम आपको इससे जुड़ी हुई बताते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात करनी है। उत्तर प्रदेश से आज एक बड़ी खबर सामने आई। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा पर जांच बिठा दी गई है। यह परीक्षा प्रदेश के कई जिलों में एक साथ 17 और 18 फरवरी को हुई थी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने यह जांच समिति बनाई है जो जांच करवा रही है, करेगी। एडीजी अशोक कुमार जांच समिति के अध्यक्ष होंगे और जांच समिति पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, सेंटर पर पेपर पहुंचने में हुई देरी और सोशल मीडिया पर वायरल एक एडमिट कार्ड की भी जांच करेगी, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेत्री सनी लियोनी को परीक्षार्थी बताया गया था। अब पटियाल का सवाल है। सवाल क्या है? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का क्या होगा? जो परीक्षा दी है 17-18 को लाभार्थियों ने, उनका क्या होगा? क्या उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या यह परीक्षा अब होगी भी या रद्द कर दी जाएगी या कोई कोर्ट चला जाएगा? टिकट ले लिया, चढ़ने के लिए जगह भी नहीं मिली। स्लीपर के भी गेट बंद कर रखे थे। 4 ट्रेन हमारी छूट चुकी थी, 5वीं ट्रेन में बैठे। यहाँ पे अभी तो बहुत भीड़ है पेपर की वजह से। कोई भी सुविधा नहीं मिली, बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। पूरी रात हो गई खड़े ना, 4 ट्रेन हमारे सामने चली गई, हमें एक भी ट्रेन में बैठने का मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से हम बैठ पाए, खड़े हो गए सारी रास्ते। यूपी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश में खूब निवेश भी आ रहा है, बड़ी कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन आज बात यूपी के उन लाखों युवाओं की करनी है जो सरकारी नौकरी पाने का सपना लिए कई साल तैयारी में खपा देते हैं। यूपी में 2 चीजें एक साथ हुई हैं। एक तरफ 60,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और दूसरी तरफ यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की मशक्कत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को हरी झंडी दिखाई। यूपी में 10 लाख करोड़ के उद्योग धंधों की शुरुआत की गई। इसी प्रचार के लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए गए कि प्रदेश में 14,000 नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी और 34 लाख नई नौकरियों का रास्ता भी खुलेगा इससे। तो वहीं अखबारों में यूपी की पुलिस भर्ती में परीक्षा के दौरान हुई बड़ी बड़ी गड़बड़ियों की खबर भी छपी। क्या आप जानते हैं, देश के कुल खाद्यान्न का 18% उत्पादन यूपी में होता है। एक्सप्रेसवे बनाने में भी यूपी नंबर 1 है। लेकिन अफसोस ये है कि यूपी में सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं बिना गड़बड़ी नहीं हो पा रही है। यूपी सरकार ने हाल ही में उन युवाओं को सिपाही भर्ती परीक्षा की सौगात दी जो लंबे समय से नौकरी मिलने का सपना देख रहे थे।
लेकिन खराब व्यवस्था ने पूरे सिस्टम की पोल पट्टी खोलकर रख दी। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से पहुंचे कैंडिडेट्स रेलवे स्टेशन और एग्जाम सेंटर्स पर जद्दोजहद करते नजर आए। हालांकि यूपी पुलिस ने एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे, फिर भी कई जगह मुन्ना भाई परीक्षा में सेंधमारी करने में सफल रहे। अब सवाल है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अपने अंजाम तक पहुंच भी पाएगी या नहीं? यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में तकरीबन 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। कांस्टेबल बनने के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया। 48 लाख में 15 लाख लड़कियां भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ यूपी के रहने वाले अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बिहार के 2,68,000, मध्य प्रदेश के 98,400, राजस्थान के 97,277 और दिल्ली के 42,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यह आवेदन किया था। वहां पर्चा भरा अपना कि हम भी परीक्षा देना चाहते हैं। झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उन सब के अभ्यर्थियों को मिला लें तो वो अलग से यूपी में परीक्षा देने पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर कितनी सरकारी नौकरी के ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए कितने राज्यों से लोग आए थे, ये आपने देखा। देश में जब भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बड़ी संख्या में मुन्ना भाई मतलब सॉल्वर गैंग के सदस्य एक्टिव हो जाते हैं। भर्ती परीक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग पहुंचाते हैं। पेपर लीक से लेकर परीक्षा के फर्जी कैंडिडेट बिठाने का काम तक सॉल्वर गैंग ही करता है। इसीलिए पटियाल का सवाल सबसे बड़ा यही है कि सॉल्वर गैंग के संगठित अपराध पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी? वो दिन कब आएगा जब कैंडिडेट को लगेगा कि वो जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सवाल पारदर्शिता का है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम हर बाधा पार कर सकते हैं, लेकिन एक पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा का सिस्टम क्यों नहीं दे पा रहे? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर मथुरा, आगरा तक यूपी के कई जिलों से सॉल्वर गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले 3 दिनों में यूपी पुलिस के 244 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इन अपराधियों के पास से क्या क्या मिला? ब्लैंक चेक मिले, लाखों रुपए का कैश मिला, ओरिजिनल मार्कशीट्स मिली, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉइस रिसीवर, सिम कार्ड, ये तमाम चीजें इन लोगों से बरामद की गई हैं, जिन्हें ये अपनी इस धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करवाते थे। मतलब अपराधी एग्जाम में सेंधमारी के लिए टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि धोखा देने वाले गैंग कैंडिडेट से 5 से 10 लाख रुपए तक वसूलते थे। कितनी मोटी रकम लेते थे, सोचिए। ऐसे में कैंडिडेट्स का पैसा डूब जाता है और भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में आने के बाद कैंसिल होने की तरफ बढ़ने लगती है। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद भी सॉल्वर गैंग ने ये कैसे कर लिया? आखिर वो कैसे कर लेते हैं इसको? ये सिस्टम के लूप होल्स का नतीजा है क्या? उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे भी नज़र रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, इस पे हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नज़र बनी हुई। सरकार के नुमाइंदे कह देते हैं कार्रवाई की जाएगी, जांच होगी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ या फिर एग्जाम में कोई धांधली हुई हो। साल 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गया था। तब एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साल 2017 में क्या हुआ था? यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर यह पेपर तब खूब वायरल हुआ था। साल 2022 में यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास की इंग्लिश का पेपर 24 जिलों में कैंसिल करना पड़ा था। क्यों कैंसिल करना पड़ा था? कारण वही था, लीक हो गया था। नवंबर 2022 में 20 लाख अभ्यर्थियों को यूपी टीईटी, ये टीचर से जुड़ा हुआ एग्जाम होता है, वो देना था, लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। ये तमाम वो पेपर हैं जो यूपी में लीक हुए और कैंसिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले 6.5 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई हैं। सही होगा, दावा कोई गलत तो करता नहीं, लेकिन हर विफल परीक्षा पर इस कामयाबी को पीछे धकेल देती है, क्योंकि एक अदद सरकारी नौकरी की चाह में लाखों युवा
हर साल कतार में जुड़ जाते हैं। क्या आपको पता है सरकारी नौकरी की तैयारी में एक एवरेज छात्र करीब 3 साल खपा देता है अपने। हर साल करीब 3 करोड़ छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक स्टूडेंट सरकारी एग्जाम की तैयारी में औसतन हर साल 2 लाख रुपए तक खर्च करता है। उम्मीद होती है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, लेकिन होता क्या है? पहले पेपर लीक होता है, फिर कैंसिल हो जाता है और फिर कोर्ट का चक्कर। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम हम ठीक तरीके से करा लेते हैं तो फिर छोटे एग्जाम्स में सिस्टम यूं हाफने क्यों लगता है? पब्लिक इंटरेस्ट में इस सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान ही देश के 7 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले सपने को साकार करेगा। इसके लिए प्रदेश के युवा को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। खबर शॉपिंग से जुड़ी हुई है। इंटरनेट पर ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? अगर यह सवाल पूछा जाए तो आम आदमी की धारणा यही है कि मार्केट शॉपिंग कुछ भी हो, ई शॉपिंग हो, महिलाएं ही सबसे ज्यादा करती होंगी। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उन्होंने उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। शॉपिंग पर IIM अहमदाबाद ने एक रिसर्च की है जिसमें सामने ये आया है कि महिलाओं के मुकाबले मर्द ऑनलाइन शॉपिंग के ज्यादा शौकीन हैं। भारतीय मर्द ई शॉपिंग पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। 47% मर्द ऑनलाइन कपड़ों की खरीदारी करते हैं, 58% महिलाएं फैशन वियर की शॉपिंग करती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ऑनलाइन शॉपिंग में मर्दों की हिस्सेदारी 23% है, जबकि सिर्फ 16% महिलाएं ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदती हैं। ये ताजा आंकड़े आए हैं। IIM अहमदाबाद के इस सर्वे में 25 राज्यों के 35,000 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें यह भी पाया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग पर मर्दों का खर्च महिलाओं के मुकाबले 35% ज्यादा है। क्या पुरुष जहां औसतन 2,484 रुपए खर्च करते हैं ई शॉपिंग पर, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला सिर्फ 1,830 रुपए ही खर्च करती है। इस सर्वे में एक बात और सामने आई है, और वो ये है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों के मुकाबले जयपुर, लखनऊ, नागपुर जैसे वो शहर हैं जहां ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा होती है मेट्रो की तुलना में। अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपके वो कमेंट्स जो आपने हमें कल के शो पर भेजे थे, फौरन वो देख लेते हैं। जगदीश जी क्या लिखते हैं? इफ गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर टू कम टू पावर, गवर्नमेंट हैव टू एग्री टू डिमांड्स ऑफ फार्मर्स। किसानों की मांगों पर सहमत होना चाहिए, ये लिख रहे हैं। रविंदर क्या लिखते हैं आगे? एमएसपी गारंटी के बाद महंगाई पर कितना इफेक्ट होगा, डिस्कस होना चाहिए। वाकई आज हमने डिस्कस भी किया है कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। सुरेश क्या लिखते हैं आगे? सांसद और किसानों पर सरकार पेंशन वगैरह में इतना पैसा खर्च करती है तो किसानों में देने में क्या दिक्कत है? बात वही आ गई है नेताओं और किसानों के बीच की कि आखिरकार इनके मामले में ही इतनी कंजूसी क्यों होती है। चलिए आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही है। अब विवेक श्रीवास्तव खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। शुभ रात्रि।